हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स लेक्चर 8 के साथ, और आज हम कंटिन्यू करेंगे सुपरपोजिशन जो हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं और फिर से आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था और फिर स्टार्ट करते हैं आज के कार्यक्रम को। बेटा कल हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बेटा बेसिकली कब होता है? जब एक जगह पे दो या दो से ज्यादा वेव्स पहुंचती हैं। जब एक जगह पे दो या दो से ज्यादा वेव्स पहुंचती हैं, है ना, तो होता क्या है, वहां पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है मीडियम पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाती है बेटा? वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। whenever two or more waves reach at a point, the resultant displacement of that point will be vector sum of displacement due to individual waves। अगर आपको पूरे तरीके से रिवाइज करना है तो पिछला लेक्चर देखें। बेटा होता क्या है, एक जगह पे, जैसे मान लो कोई एक जगह ये है ना, यहां पर इधर से एक वेव आ रही है ना, सपोज करो जो ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे वेव आ रही है जो पार्टिकल्स को इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, और इधर से भी एक वेव आ रही है जो पार्टिकल्स को इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अब होगा क्या, यहां पर ये इधर ले जाना चाह रहा है सपोज करो, और ये इधर, तो कुछ पार्टिकल बीच में चला जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। और फाइनली क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये आगे चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी वेव। दैट इज मतलब फाइनली वो कंडीशन हो जाएगी जैसे वेव्स कभी मिली ही नहीं। मतलब फाइनली वेव्स विल कंटिन्यू विद देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, है ना, मतलब और एज दे हैव नेवर मेट, और एज दे हैव नेवर मेट। तो बेटा मैंने आपको बताया क्या था, जो फाइनली जो y आएगा वो क्या आएगा, वाई आई प्लस वाई आर। एक्चुअली तो मेरे को लगाना चाहिए वेक्टर, लेकिन मैंने तो बेटा पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव का सुपरपोजिशन, सेम डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टर लगाने की कोई खास आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। और बेटा अगर ये वाई आई प्लस वाई आर है तो बेटा जो डेल वाई बाई डेल टी आएगा वो आएगा वेलोसिटी, और वो आ जाएगा वी आई, है ना। मान लो कोई, मतलब मैं वाई आई वाई आर, बेसिकली आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वाई वन वाई टू कह लीजिए, है ना। तो बेटा एक के कारण डिस्प्लेसमेंट वाई वन होनी थी, दूसरे के कारण वाई टू, अब रिजल्टेंट हो जाएगी वाई वाई हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो वी क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू, डेल बाई डेल टी कर दिया, डेल बाई डेल एक्स कर दिया, स्लोप क्या आ जाएगा एम वन प्लस एम टू। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा a1 प्लस a2। तो क्या सुपरपोजिशन खाली डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, वेलोसिटी का हो रहा है, एक्सेलरेशन का हो रहा है, और स्लोप का भी हो रहा है, सबका हो रहा है बेटा। अगर आपको स्लोप निकालनी हो रिजल्टेंट, तो क्या हो जाएगी बेटा, जो दोनों की स्लोप्स थी उनका बेटा आप समेशन कर दीजिए, आपको टोटल स्लोप पता लग जाएगी स्ट्रिंग की उस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये सब कुछ बेटा मैंने पढ़ा था, और फिर मैंने आपको बेटा एक आध क्वेश्चन कराए थे कि अगर मान लो एक की इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है, दूसरे की a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 2π/3 है, तो बेटा कैसे कर सकते हैं बेटा? या तो आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए, साइन सी प्लस साइन डी लगा लीजिए, या फेजर्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर एक a1 साइन थीटा और एक a2 साइन थीटा प्लस फाइ है, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। और डेल्टा कैसे निकालते थे, tan डेल्टा इज a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ। दिस वाज व्हिच आई टॉट यू इन लास्ट क्लास। आइए बेटा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, इसी सुपरपोजिशन में आगे बढ़ा जाए। बेटा ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस जो कल पढ़ाया था उसी टॉपिक पे बेस्ड, है ना, ताकि लगे कि अपने को चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही हैं। आइए बच्चों फटाफट से ये वाला क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल भी किया था। बेटा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये पल्स आ रही है, और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर से भी पल्स आ रही है ना। तो बेटा हमसे पूछा है 1 सेकेंड बाद क्या पिक्चर होगी, ये स्ट्रिंग की बतानी है। तो 1 सेकेंड बाद बेटा क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर आगे आ जाएगी, क्योंकि बेटा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट इसकी 1 होगी, तो ये 1 आगे आ जाएगी, और ये भी 1 आगे आ जाएगी। अब t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे पूछा था, तो वो कैसे करेंगे बेटा? 1.5 सेकेंड्स पे क्या होगा, बेसिकली 0.5 और आगे जाएगी, है ना, और ये भी 0.5 और आगे आएगी। या आप प्यारे बच्चों ये कह सकते हैं, या आप डायरेक्टली अगर 1.5 सेकेंड्स के लिए बनाना चाहते थे, फिर आप क्या कहेंगे, ये 1.5 आगे जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम से, टाइम 1.5, ये भी 1.5 इधर, तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं इसको यहीं रखिए और इसको 3 इधर खींच लीजिए। तो कंडीशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कंडीशन ये हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, कंडीशन ये हो जाएगी प्यारे बच्चों। यहां पर अब देखो, इस पार्ट में तो एक ही वेव पहुंच रही है, तो यहां तो डायरेक्टली ये बन जाएगा, जो फाइनल बनना है उसको डार्क कर देते हैं। 0 प्लस -2 तो -2 ही रहेगा,
और यहां पर बेटा अब हर जगह क्या हो रहा है बेटा, इसमें इस वाले ग्राफ में आप कह सकते हैं जो भी वैल्यू थी 2 नीचे आ जाएगी, ये 2 खिसक के यहां पे आ गया, ये 2 खिसक के यहां पे आ जाएगा, ये 2 खिसक के यहां पे आ जाएगा, और -2 और 2 मिलके यहां तो 0 ही हो जाएगा। तो बेटा यहां पर ये बन जाएगा फाइनल, जो फाइनल है उसको मैं डार्क कर दे रहा हूं, और यहां तो एक ही पल्स है तो ये यहां तो यही रहेगा। तो फाइनल कंडीशन क्या है, ठक 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 ठक। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अगर कोई पूछे, मान लो सपोज करो t = 2 सेकेंड्स में बनाना है, तो t = 2 सेकेंड्स पे क्या होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। बेटा 2 सेकेंड्स में ये भी 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, और वेलोसिटी इनटू टाइम से ये भी 2, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी कंडीशन, और ये भी 2 सेंटीमीटर दर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये +2 और ये -2 मिलके क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और हर एक चीज 2 यूनिट नीचे आ जाएगी, ये 0 से -2 पे आ जाएगा। ठीक है, हर एक चीज 2 यूनिट नीचे आ जाएगी। तो बेटा बेसिकली ये पूरा 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, है ना, आपने ग्राफ को 2 यूनिट नीचे किया। बस बेटा ये बन जाएगा W। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज फिर से, है ना, जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। है इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट से करा देते हैं, ताकि मतलब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आप फटाक से कर पाए, काफी इजी रहता है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी 2 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, ये हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब कैसे करेंगे, फिर से वही बात, 1 सेकंड बाद बताना है। दोनों 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रही पल्सेस आके, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता आ रही, बहुत ही शानदार। अब 1 सेकंड बाद क्या हुआ, ये भी एक आगे आएगी, ये भी एक आगे आएगी। अच्छा ये 2 सेंटीमीटर है यार, फिर लिखना भूल गया था। तो बेटा क्या होगा, जस्ट मुलाकात हो, 1 सेकंड पे तो जस्ट मुलाकात होगी भैया, है ना। अब इसके बाद ये तो 1 सेकंड की कहानी है। अगर 1.5 सेकंड्स की बात करेंगे तो 1.5 सेकंड्स पे क्या हो, ये 0.5 आगे और बढ़ जाएगी, ये भी 0.5 इधर आ जाएगी, है ना। ये 0.5 आगे चली जाएगी, यहां पे आ जाएगी, और ये 0.5 इधर आ जाएगी। ये जो खोपड़ा था 1.5 आगे बढ़ के यहां पे आएगा, और ये भी 0.5, दैट इज इन दोनों का मिलाप होगा। अब आपकी मर्जी, आप जैसा कहना चाहें, मतलब अपने तो बेटा आपको सिंपल सादी बात बताते हैं कि आप 2 तरीके से देख सकते हैं। आप इसी को कह दें कि भैया तू रुक, और 1.5 सेकेंड्स पे ये भी 1.5 मूव करके आएगा, ये भी 1.5, तो आप कह सकते हैं तू वहीं रुक और तू 3 इधर आ जा, तो 2 + 1 यहां पे पहुंच जाएगा। अब बेटा बेसिकली ये सब जुड़ने हैं, देखो यहां तो दोनों है, तो ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पे ये चीज तो 2 ऊपर मूव कर जाएगी, और यहां पर खाली एक ही पल्स है तो यही रह जाएगी, और यहां पे खाली एक ही पल्स है ना, तो यहां पर भी यही रह जाएगी, तो ये बन जाएगा बेटा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आगे बढ़ते हैं, 2 सेकंड की बात करते हैं, बस एक लास्ट और ले लेते। 2 सेकंड पे क्या हो, अब बेटा या तो आपका ये भी 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर है, चलिए मतलब कर लेते हैं, दोनों सेंटीमीटर दोनों आगे जाएंगे, तो दोनों बेसिकली यहां पहुंच जाएंगे, पहुंच गए भैया दोनों एक ही जगह पे। अब क्या होगा बेटा, अब बेटा बेसिकली इसको 2 ऊपर उठाना है ना, क्योंकि ये भी 2 है, 0 + 2 2 ये हो जाएगा, 2 + 2 4 यहां पे पहुंच जाएगा, 0 + 2 2 यहां पे आ जाएगा, बस बन गया, 2 ऊपर उठा, घर बन जाएगा बेटा। वही जो सीनरी में अपने लोग बनाते थे छोटे होते हैं ना, तो बेटा क्या होगा बेटा, ये 2 ऊपर उठाना है, इसको भी, ये 0.2 ऊपर, ये भी 0.2 ऊपर, ये भी 0.2 ऊपर, ये हर एक जगह 2 है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम बन गया बेटा। घर एक मंदिर है ना, तो मान लीजिए खाली इतना ही है, अगर आगे बनाना हो, कोई कह दे 2.5 पे बनाओ तो बना लेंगे, तरीका क्लियर हो जाना चाहिए कैसे बनाना है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं तरीका कैसे करना होता है। बढ़ते हैं चलिए आगे आज के कार्यक्रम पे, अब सुपरपोजिशन को, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। आइए देखिए आगे एक और सिचुएशन आपके सामने लेता हूं। बेटा सपोज करो ये पल्स है जो इधर से आ रही है, और बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप एक और पल्स है जो इस तरफ से आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ देर बाद ये दोनों की दोनों मिलेंगी एक ही जगह पे, ये रस्सी को ऊपर उठाना चाहती होगी और ये दूसरी वाली रस्सी को नीचे उठाना चाहती होगी, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 0, रस्सी हो जाएगी स्ट्रेट, तो दिस विल बी रिजल्टेंट। अब सवाल ये उठता है प्यारे बच्चों कि अब पल्सेस कैसे बन जाएगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो कहता है कि आगे वापस से पल्सेस जनरेट हो जाती है,
विदाउट चेंज इन देयर शेप एंड साइज, जिसको मैं प्रूव तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास अब दिमाग में सवाल ये उठ रहा है कि मेरे को लॉजिकल नहीं दिख रहा कि ऐसा होने के बाद दोबारा से दो पल्स कैसे बन सकती है। तो खत्म हो गई, यहां तो एनर्जी दिख ही नहीं रही मेरे को, एनर्जी खत्म हो गई, तो अब दोबारा पल्सेस कैसे बनेंगी। आइए बेटा, सवाल यहां पे खड़ा है कि अब दोबारा पल्सेस बन कैसे सकती हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये वाली जो पल्स है ना, आप ध्यान से देखिए, ये जब इधर बढ़ेगी तो ये पार्टिकल को ऊपर उठाना चाहती थी, ये जब इधर आएगी तो पार्टिकल को ऊपर उठाएगी, और ये वाली पल्स जो इधर वाली वो इधर आ रही है तो ये पार्टिकल को नीचे, ये पार्टिकल को सॉरी ये इधर जा रही थी बेटा पल्स, ये पल्स इधर जा रही है, सॉरी ये पल्स इधर जा रही है तो बेटा ये इधर आएगा, ये पार्टिकल को नीचे लेके आना चाहती है, और ये इधर आ रही है, मैं बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये भी पार्टिकल को नीचे लेके आना चाहिए, और ये वाले पॉइंट को ये बेटा आगे बढ़ेगी तो ये पार्टिकल को ऊपर उठाना चाह रही है, और ये इधर आएगी तो सॉरी ये इधर जा रही है, ये जब इधर आएगी तो ये भी पार्टिकल को ऊपर उठाएगी, क्योंकि ये जब इधर पहुंचेगा डिस्टर्बेंस तो ये भी पार्टिकल ऊपर आ रहा है। दैट इज वेलोसिटीज का एडिशन हो रहा है, दैट इज वेलोसिटीज का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, एडिशन हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं आपको बेटा, देखो ये एक पल्स है, ये दूसरी पल्स जो इधर को आ रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली, ये पार्टिकल को किधर लेके आना चाहिए, इस पार्टिकल को, ये पल्स ऊपर वाली ये कहेगी भैया आगे आ रहा है तो ये डिस्टर्बेंस इसको नीचे लेके आना चाह रहा है, ये चीज यहां पे पहुंचे, और यहां पर क्या हो रहा होगा प्यारे बच्चों, ये यहां पे पहुंचेगा तो ये ऊपर उठाना चाह रहा है। अब जस्ट नीचे देखते हैं, ये वाली पल्स इधर चल रही है, तो जब ये यहां पे पहुंचेगा ये इसको नीचे को खींचना चाह रहा है, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इसको ऊपर को उठाना चाह रहा है। दैट इज वेलोसिटीज ऐड हो रही है, वेलोसिटीज दोनों जगह ऐड हो रही है, वेलोसिटीज विल गेट डबल्ड। जो पहले वेलोसिटी कहीं पर भी v थी वो v नहीं रहेगी प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करो, vp थी तो vp नहीं रहेगी, अब वो 2vp हो जाएगी, अब वो क्या हो जाएगी 2vp, अब वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 2vp। दैट इज मैं ये कह सकता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी पहले अगर E रही होगी, पहले अगर सिमेट्रिक है इसका या ये अगर E प्रोड्यूस करता है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो ये भी E करता है, तो बेटा वेलोसिटी डबल होने से हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी, अगर पहले काइनेटिक एनर्जी एक पल्स की अगर E थी तो बेटा अब वो 4e हो गई, हाँ कि ना। तो बेटा जो मेरे को दिख रहा था कि वेलोसिटी एनर्जी गायब हो गई, तो एनर्जी गायब नहीं हुई बेटा, यहां पर पल्स के पास जो वेलोसिटी है वो नीचे को है और आधे वाले के पास जो वेलोसिटी है वो ऊपर को है, जिसके कारण ये ऊपर को रस्सी उठेगी तो ये वाली पल्स बन सकती है बाद में, ये मिली यहां पर अभी रस्सी स्ट्रेट हो गई है, पर ये वाले पोर्शन पे बेटा पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऊपर है तो यहां पर रस्सी ऊपर उठेगी, तो ये वाला जो कंडीशन है ये यहां पे वापस से बन जाएगी रस्सी स्ट्रेट होने के बाद। आई होप मैं आपको समझा सकता हूं, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पर पोर्शन पे वेलोसिटी नीचे ऊपर को आ रही है और यहां पे नीचे को आ रही है, तो बेटा वापस पल्स बननी तय है, ये तो बिल्कुल पक्का हो गया। अब बेटा सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं। बेटा मैंने आपको भी 1 या 2 लेक्चर पहले ही बताया था कि जो एनर्जी होती है बेटा हर एक एलिमेंट की, अगर एक वेव चल रही होती है ट्रैवलिंग वेव की, बेटा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हर एक एलिमेंट की बराबर होती है। आइए याद दिलाता हूं, आई होप मैं आपको यह समझा पाया हूं कि रस्सी जो है वो स्ट्रेट हो गई है पर रस्सी के पास वेलोसिटी आ गई। जब ये एक जगह मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको यह समझाया ये वाले पार्टिकल्स जो नीचे को जाना चाहेंगे ये ऊपर को, तो ये ऊपर वाली पल्स जनरेट करेंगे और ये नीचे वाली। आई होप ये मैं आपको समझा पाया। चलिए अब आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, उससे पहले जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। हाँ तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैंने आपको बेटा बताया था, अगर आपको याद हो भी पिछले से पिछले लेक्चर में या पिछले लेक्चर में, मेरे को एग्जैक्टली लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया था, आप रिवाइज कर सकते हैं बेटा। किसी भी छोटे से एलिमेंट की dx एलिमेंट की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो और काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो dk होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है म्यू, हाफ म्यू dx, म्यू है 1 लेंथ का मास तो dx का हो गया म्यू dx, dx का मास म्यू dx, हाफ म्यू dx इंटू vp²। ये हो गई छोटी सी काइनेटिक एनर्जी। अब छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टेंशन इंटू इलोंगेशन। अब इलोंगेशन का ये dx है, ये dy है बेटा। इलोंगेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। यहां पर इलोंगेशन जो आपको दिखाई दे रहा है dx पार्ट इतना हो गया, पर यहां पे क्या दिखाई देगा dx पार्ट और ज्यादा, पर यहां क्या दिखाई देगा dx पार्ट में इलोंगेशन कम है। और ये जो सिचुएशन है आगे बढ़ रही है ना बेटा, जो यहां सिचुएशन है अभी थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन यहां पे आ जाएगी। यहां पर जहां पे इलोंगेशन अभी 0 था, dx पार्ट उतने का उतना ही, अभी थोड़ी देर बाद dx पार्ट इतना हो जाएगा। इलोंगेशन जहां 0 था वहां इलोंगेशन मैक्सिमम भी होगा। दैट इज कंडीशन लगातार चेंज हो रही है, दैट इज कंडीशन लगातार
चेंज हो रही है। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ। अंडरस्टैंड? चलिए कोई नहीं, इससे मिटो लेते हैं। अब बेटा इलोंगेशन कितना आएगा? इलोंगेशन आएगा t अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx। ये आ गया इलोंगेशन। अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हो गई dl लेंथ, और पहले लेंथ क्या थी? dx। तो बेटा ये आ गया इलोंगेशन, दिस माइनस दिस। अब इसमें क्या कर दीजिए, dx स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर dx बाहर कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस 1। बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर फिर भी ज्यादा कंफ्यूजन लगी तो बेटा लेक्चर 5 एक बार अच्छे से देख लेंगे, है ना। अब बेटा क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? t dx 1, क्योंकि डेल वाई बाई डेल एक्स, बेटा इसको dy बाई dx को या डेल वाई बाई डेल एक्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं देखूंगा बेटा स्लोप क्या है। हर इंस्टेंट पे स्लोप अलग अलग है, तो टाइम इज अ कांस्टेंट, तो इसको डेल वाई बाई डेल एक्स भी कह सकते हैं। तो 1 प्लस हाफ डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 1 कट जाएगा और आ क्या जाएगा? टी डी एक्स इंटू हाफ डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो छोटे से एलिमेंट की आ रही है वो आ रही है हाफ टी डी एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। पर ये तो बराबर नहीं दिख रहे मेरे को, ये तो बराबर बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो बेटा यहां पर आपको यूज करना होगा अंडर रूट टी बाई म्यू होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है वेलोसिटी ऑफ वेव। पुट करिए तो टी क्या जाएगा? म्यू वी स्क्वायर। यहां पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? हाफ म्यू वी स्क्वायर dx इंटू डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर आपको याद हो, कंडीशन बन के आ चुकी है बिल्कुल एग्जैक्टली वही, vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। अब बेटा वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? वीपी स्क्वायर। वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? वीपी स्क्वायर। तो हाफ म्यू dx इंटू वीपी स्क्वायर, हाफ म्यू dx इंटू वीपी स्क्वायर। तो बेटा छोटे से पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रही है, बिल्कुल वही चीज निकल के आ रही है छोटे से पार्ट की। बेटा यही मैंने आपको प्रूव कराया था पहले भी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार देख सकते हैं। हर छोटे से पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी और हर छोटे से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। छोटे छोटे पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही हर एक छोटे पार्ट की काइनेटिक एनर्जी होती है। ये मैंने आपको पहले भी प्रूफ कराया था। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। ये प्रूफ बेटा पहले भी हम पढ़ चुके थे, वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। प्रूफ कराने के पीछे इंटेंशन दोबारा ये थी कि आपको मैं रिवाइज करा दूं। आई होप आपको समझ में आ पाया। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? हाफ म्यू डीएक्स। बेटा क्यों? हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना बेटा, वन लेंथ का मास म्यू है तो डीएक्स का म्यू डीएक्स, हाफ म्यू डीएक्स इंटू वीपी स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है टेंशन इंटू इलोंगेशन। बेटा इंटरनल फोर्स जो है ना, अगर आप उसके अगेंस्ट वर्क करो, है ना, उतना ही फोर्स लगाओ अपोजिट डायरेक्शन में और खींचो, तो बेटा उससे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ज्यादा लगाएंगे तो फिर क्या होता है? फिर तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। पर मैं खाली और खाली जो इंटरनल फोर्स है टेंशन टी डीएक्स की बात कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट जो वर्क करूंगा उससे तो खाली और खाली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो हाफ बेटा टी इंटू इलोंगेशन। जो dx था बेटा, पार्टिकल्स खाली ऊपर गए हैं, जो dx था ना, जो लेंथ dx थी वो अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हो गई, है ना। पहले क्या थी? dx, तो t इंटू इलोंगेशन, टेंशन इंटू इलोंगेशन माइनस टेंशन इंटू इलोंगेशन, ये आ गया। यही है पोटेंशियल एनर्जी। और ये हो गई लेंथ और ये थी पहले की लेंथ, यही है इलोंगेशन। बस बेटा इसमें से dx स्क्वायर जबरदस्ती कॉमन निकाला और फिर बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस nx, छोटा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया। फिर t को म्यू वी स्क्वायर लिखा, अंडर रूट टी बाई म्यू वेलोसिटी होता है। फिर वहां से आ गया हमारे पास वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, जो हो जाएगा वो वीपी स्क्वायर हो जाएगा। और ये बन गया वही काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। और मैंने आपको इस प्यारे बच्चों इसी पर्टिकुलर चीज को फील भी कराया था। आइए इसको फील करने की दोबारा से कोशिश करते हैं। बेटा सवाल तो अपना ये चल रहा था कि ये दो पल्सेस हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो बेटा एनर्जी तो लग रहा था गायब हो गई, जो कि नहीं हुई है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज करो इसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी प्यारे बच्चों? ई होगी, क्योंकि दोनों बराबर होती है, अभी सीखा। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी इसकी भी ई, क्योंकि सिमेट्रिक पल्स बिल्कुल सेम ली है। पोटेंशियल एनर्जी भी ई होगी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, यू से ही कर लेते हैं, ई होगी। अब बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, जो टोटल एनर्जी है ना पूरे सिस्टम की मिला के, वो 4E हो गई, ठीक है। जो पार्टिकल्स के पास मिला के जो टोटल एनर्जी, बेटा एनर्जी पार्टिकल्स के पास है ना। अब बेटा है क्या?
अब देखिए बात से, जब ये मिले तो बेटा मैंने आपको ये समझाया कि ये वाली वेव जब याला पल्स जो है जब इधर आ रही है, ये इधर आ रही है तो ये पार्टिकल नीचे आएगा, जब ये इधर आ रही है तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये इधर पहुंचेगा तो ये ऊपर पहुंचेगा, और ये वाली पल्स जो है इधर जा रही है तो ये पार्टिकल को ऊपर उठा लेगी, जब ये वाली पल्स इधर जा रही है तो ये पार्टिकल को नीचे खींच रही है। तो वेलोसिटीज क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है। तो मैंने आपको ये समझाया यहाँ जो वेलोसिटीज हैं क्योंकि सिमेट्रिक है तो बेटा वेलोसिटीज डबल हो गई हैं, वीपी से 2vp हो गई है। और प्यारे बच्चों अगर वेलोसिटी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी अगर पहले E थी तो 4E हो गई, और आप देखिए अब स्ट्रेट हो चुकी है, दैट इज इलोंगेशन तो है ही नहीं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है। टोटल एनर्जी पहले क्या थी, E 4E, और बाद में क्या, खाली काइनेटिक एनर्जी 4E और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ज्ञान की प्राप्ति 2 हुई। टोटल एनर्जी सुपरपोजिशन में कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं है। ज्ञान की बात हमको यह समझ में आई है कि टोटल एनर्जी में मेरे प्यारे बच्चों कोई लॉस नहीं, टोटल एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, एनर्जी वही की वही है। लेकिन दूसरे ज्ञान की बात क्या है, जब खाली एक वेव चलती है रस्सी में तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हर एक एलिमेंट की बराबर होती है। मैंने फील करने की बात करी थी, फील कराया था एक बार। बेटा देखो जो एक्सट्रीम पे है उसका इलोंगेशन जो है वो 0 है। देखो dx जो था वो वही का वही है, यहां पर जो था वो इतना बड़ा हो गया, ये खिंच गया। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि खिंचाव मैक्सिमम है, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि खिंचाव 0 है, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और बेटा जो पार्टिकल मीन पे होगा उसी की तो रफ्तार मैक्सिमम होती है, इसी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जो पार्टिकल एक्सट्रीम पे है उसकी रफ्तार 0 होती है तो उसी की तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो फील भी आ रही है, हाँ, जहां काइनेटिक एनर्जी 0 वहीं पोटेंशियल एनर्जी 0, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने के पीछे कारण है कि जो खिंचाव है वो ज्यादा है। आप ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया, यहां ये खिंचाव आया, जहां स्लोप कम है वहां देखो खिंचाव कम है, ये चीज ये बनी, यहां पे ये चीज ये बनी थी, और यहां पर ये चीज जो है वो ये ही है। तो बेटा यहां खिंचाव 0 है। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है पार्टिकल की। अगर वेलोसिटी 0 है पार्टिकल की तो काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली मैक्सिमम है। पहले हमने आपको ये बात बताई थी। लेकिन जब एक ही जगह पे 2 वेव पहुंची तो बेटा रस्सी स्ट्रेट हो गई, पर वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो सुपर पोजिशन जब हो रहा होगा एक या एक से ज्यादा वेव्स का एक जगह पे, तो बेटा क्या वहां पर हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हर एक एलिमेंट की बराबर है? हम ऐसा नहीं कह सकते। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी सेम for a traveling wave when a single wave is propagating on the string। पर जब एक से ज्यादा वेव्स हो जाएंगी सुपरपोजिशन में ये बात ट्रू नहीं रहेगी, पर एनर्जी तब भी कंजर्व्ड है, एनर्जी तब भी कंजर्व्ड है। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं जहां पर एक बार फिर से आपको यही चीज दिखाता हूं कि एनर्जी कंजर्व्ड है, बस जब पल्सेस सेम डायरेक्शन में आ रही होंगी। ये देखिए भैया, आप कैसे बताएंगे? देखिए यहां पर हमारे सामने आ रही है फिर से 2 पल्सेस जो कि बस सेम डायरेक्शन में आ रही है, डर एंड डर। अब बेटा एक टाइम आएगा जब ये दोनों की दोनों मिलेंगी एक ही जगह पे, ठीक है? ये एक्चुअली 2 पल्सेस हैं, दिखाने के लिए ऐसा दिखा दिए, दोनों सेम साइज के। अब बेटा बात सुनेंगे ध्यान से, एक पल्स जो इधर जाना चाहिए, ये पार्टिकल्स को किधर खींचेगी? ये जब इधर बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, और जब ये आगे बढ़ेगी तो ये ऊपर जाएगा। तो ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी हुई, जो वेव उधर जाएगी। अब जो वेव इधर आ रही है उसके साथ क्या हो, ये पार्टिकल को ऊपर खींचेगी, और जब ये इधर आएगा तो ये पार्टिकल को नीचे खींचेगी। ये डिस्टर्बेंस यहां पहुंचेगी, ये पार्टिकल को नीचे खींचेगी, ठीक है? तो बेटा वेलोसिटीज जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जा रही है ना? तो अगर वेलोसिटीज जो है पार्टिकल की एक की ऊपर थी एक की नीचे, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी? 0। बेटा यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर ये पल्स जो है जो इधर को जा रही है, ये कह रही है पार्टिकल तू नीचे आ, ये कह रही है पार्टिकल जब ये आगे पहुंचेगा तो ये कहेगा पार्टिकल तू ऊपर आ, और जब ये पल्स इधर आ रही है कहेगा पार्टिकल तू नीचे आ, और जब ये वाला पोजीशन यहां पे पहुंचेगा ये कहेगा पार्टिकल चल तू ऊपर चल। तो यहां पे बेटा काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई क्योंकि वेलोसिटीज कैंसिल हो गई, वेलोसिटीज इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। पर बेटा यहां पे एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, और अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया, मान लो कुछ फंक्शन ले लेता हूं, a sin kx था, अब वो 2a sin kx हो गया, आगे माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी से मेरे को कोई खास मतलब नहीं है। मान लो t इक्वल टू 0 की बात है तो ओमेगा टी वाला मान लो t इक्वल टू 0 पे मिल रही है,
अब जो स्लोप थी बेटा पहले a sin की x की डेल वाई बाय डेल एक्स से सोचिए, अब 2a sin की x में स्लोप डबल हो गई, और बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो स्लोप के स्क्वायर पर डिपेंडेंट आई थी, हाफ टी डी एक्स इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर अभी लिखा था। तो बेटा स्लोप डबल अगर हो गई है, स्लोप डबल हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाफ टी डी एक्स इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, स्लोप डबल हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स हो गई प्यारे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी अगर पहले काइनेटिक पोटेंशियल ई थी काइनेटिक पोटेंशियल, अब काइनेटिक हो गई 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर पहले 1 की ई थी, स्लोप डबल होने पे क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी, क्योंकि स्लोप डबल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। दैट इज, अरे टोटल एनर्जी पहले कितनी थी, ई 4 ही, अब भी कितनी है, 4 ही। दैट इज एनर्जी वही की वही है। लेकिन बेटा फिर बताना चाह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी अब क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या 4 ही, क्या बराबर है, नहीं। दिमाग में क्या याद रखेंगे, जब भी सुपरपोजिशन होगा तो काइनेटिक पोटेंशियल हर एक एलिमेंट की बराबर होनी जरूरी है, नो। अगर एक ही वेव चल रही है, अगर एक ही वेव चल रही है स्ट्रिंग पे, तो क्या काइनेटिक पोटेंशियल बराबर होनी जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हर एक एलिमेंट की, यस डेफिनेटली यस, हर एक टाइम इंस्टेंट पे यस। पर अगर सुपरपोजिशन हो रहा है देन इट मे और मे नॉट बी ट्रू। अब मैंने मे वर्ड क्यों लगाया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे को थोड़ा सा समय और चाहिए, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा स्टैंडिंग वेव, जहां पर आके मैं आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। बराबर भी हो सकती हैं सुपरपोजिशन के दौरान ही, है ना, कुछ टाइम इंस्टेंट्स पे, लेकिन हमेशा बिल्कुल भी नहीं, हमेशा बिल्कुल भी नहीं, है ना। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अब बच्चों एक बार की बात है, मेरे को एक पल्स मिली, बेचारी अकेली चल रही थी रस्सी पे, तो सुपरपोजिशन का नाम वो भी सुन चुकी थी। वो कहती सर मैं भी किसी से मिलना चाहती हूँ, है ना। अब कोई और पल्स थी नहीं वहां पे, हम बड़े परेशान, तो हमने क्या किया, हमने उस रस्सी को आगे से बांध दिया। तो उससे क्या हुआ कि भैया एक पल्स ये जा रही है और एक उससे कुछ रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो फिर हो गई ना मुलाकात इसी पल्स की एक और पल्स से, है ना। तो आइए बच्चों देखते हैं, रिफ्लेक्शन की बात समझा रहा हूं अब आपको, आइए रिफ्लेक्शन समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। और बेसिकली एक रिफ्लेक्टेड वेव कैसी जनरेट होगी उसको देखते हैं। आइए, तो बच्चों ये जब ये इधर को जाएगी तो होगा क्या, ऐसा करते सबसे पहले इसी चीज को एक मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करके दिखाता हूं, और उसमें देखते हैं कि हो क्या रहा है, और फिर उसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको बेसिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं ताकि अपने को चीजें क्लियर हो जाए। अब ये देखिए बच्चों, यहां पर जो दूसरा तरफ जो एंड है स्लिंकी का, वो क्या है, फिक्स्ड, उसको पकड़ रखा है, ठीक है। अब यहां पर बेटा जब मैंने एक वेव जनरेट करी, अब क्या हो रहा है, वहां पर वो रिजिड एंड था, इसलिए क्या हो रहा है, पलटी मार के आ रही, ध्यान से देखिए। वेव जो वापस आ रही, पल्स जो वापस आ रही, वो पलटी मार के आ रही, ध्यान से देखिए। ये वेव कैसी आ रही है, पलटी मार के। चलिए आइए अब इसका डिस्कशन करते हैं, पलटी मार के क्यों आ रही है, ठीक है। आइए देखिए बेटा, क्या देखा हमने एक्टिविटी में, हमने देखा जो पल्स जा रही थी जब रिजिड एंड था तो पलटी मार के आ रही, जब रिजिड एंड था तो वो पलटी मार के आ रही थी। बेटा ये रिजिड बाउंडेड मतलब यहां से बांध रखा हमने, ये हिल ही नहीं सकता, ये हिल ही नहीं सकता। रिजिड का मतलब विच कैन नॉट मूव, विच कैन नॉट मूव, है ना। अब देखो बेटा, अब मैंने ये तो देख लिया पलटी मार के आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पलटी मार के क्यों आ रही हो सकती है एग्जैक्टली बेटा, मैं आपको ना हल्का सा विजुलाइज करा दूंगा, ऐसा आना चाहिए। हालांकि इसके एक्सप्लेनेशंस कई सारी बुक्स में और कई सारी जगह पे जो आईआईटी लेवल पे या नीट लेवल पे बुक्स हैं, गलत एक्सप्लेनेशन दे रखे होते हैं, तो मैं उसको नहीं देना चाहूंगा। हालांकि वो बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन होता है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, जब ये पल्स इधर जाएगी, अब क्या होगा, ये जब पल्स कुछ इस कंडीशन में यहां पे पहुंचेगी, मान लो अब ये इस रस्सी को यहां पे ऊपर उठाना चाह रहा है। अब ये इस रस्सी को इंसिडेंट वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही, सपोज कर लो ये पॉइंट x इक्वल टू 0 यहां के मिल रही है। अब ये रस्सी को ऊपर उठाना चाहती है, जो इंसिडेंट वाली है वो रस्सी को ऊपर उठाना चाहती है। अब डेफिनेट है कि आगे तो एनर्जी जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि बेटा अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही आपको बताया था, जो पावर होती है वो F डॉट वी होती है ना। याद आया, मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे मैंने कहा था यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन का है, और जब ये वेव पल्स मान लो इधर जा रही है तो पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे है, तो F डॉट वी करेंगे प्यारे बच्चों, तो जो पावर निकल के आएगी वो तब पावर बेटा तब डिलीवर होगी ना, एनर्जी तो तब आगे पास ऑन होगी ना जब F डॉट वी कुछ होगा। यहां पे बेटा इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 ही रहनी है, तो बंधा हुआ है, रिजिड है, ये हिल ही नहीं सकता।
रिजिड बाउंड्री का मतलब ये रिजिड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब हिल ही नहीं सकता, उसको एनर्जी हम दे नहीं सकते, आगे एनर्जी जा ही नहीं सकती, इसका मतलब एनर्जी वापस आएगी और एनर्जी तो कंजर्व होगी। तो मेरे को जो चीजें मालूम है वो ये मालूम है कि एनर्जी शुड बी कंजर्व, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। दूसरा मेरे को ये बात मालूम है कि इस पॉइंट की y should be 0 at x equal to 0, y should be 0 at x equal to 0। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं कि y जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए x 0 पे। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वाली होगी प्यारे बच्चों, जो इंसिडेंट वाली जितना ऊपर उठाना चाह रही है, रिफ्लेक्टेड वाली 0 पे उतना ही नीचे को उठाना चाह रही होगी। मैं ऐसा कह सकता हूं ये पल्स जो रिफ्लेक्ट होके आई होगी वो कुछ ऐसे आ चुकी होगी, मतलब जैसे जैसे जाती जा रही बिल्कुल वैसी उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, तभी तो 0 बना पाएगी। और अगर ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए जब ये फाइनली निकल जाएगी तो रिफ्लेक्टेड अगर ऐसी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, अगर उतनी नीचे है तो y भी 0 हो गया और एनर्जी भी कंजर्व हो जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर बेटा उतनी ही वैसी ही पल्स आ गई नीचे को तो भी बेटा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वही और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि खिंचाव वही है। भले ऊपर को ऐसे खिंचे बेटा, रस्सी ऐसे से ऐसे हो जाए तो भी वही खिंचाव है, ऐसे हो जाए तो भी वही खिंचाव है, तो एनर्जी भी कंजर्व्ड है और y भी 0 है। दो ही चीजें तो देखनी थी, एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए, y भी 0 होना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है। तो बेटा पल्स पलट के आनी चाहिए। कैसे सोचा जा सकता है, लॉजिक क्या लगाया जा सकता है, y should be 0 at x equals to 0, y should be 0 at x equals to 0, है ना। एक बात कि y 0 होना चाहिए x 0 पे, और दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी प्यारे बच्चों, एक तो y 0 होना चाहिए x 0 पे, और दूसरी चीज ये होनी चाहिए एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। अगर सेम शेप सेम साइज की पल्स आ जाए तो एनर्जी कंजर्व, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो है तो ही y 0। तो आप मान सकते हैं इधर से जाती जा रही है और इधर से एक घोस्ट वेव है जो आ रही है, घोस्ट पल्स आप बना लीजिए, है ना, भूतिया पल्स इधर से आ रही है निकलती हुई दीवार में से, है ना। ये घोस्ट पल्स मानने का थोड़ा सा फायदा रहेगा, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, है ना। अभी बस मैंने आपको समझा क्या दिया है, एक पलटी मार के आएगी। पहले प्रैक्टिकली मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई, वो स्लिंकी के साथ स्लिंकी पलटी मार के आया, स्लिंकी पलटी मार के आया, ये मैंने आपको दिखाया और मैंने साथ में आपको एक एनिमेशन भी दिखाया। तो बेटा स्लिंकी पलटी मार के आया ये भी मैंने आपको दिखा दिया, और बेटा प्रैक्टिकली आपको समझाने की भी कोशिश करी। y 0 कब होगा, जब रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट डायरेक्शन में देगी, क्योंकि अब इसी जगह पे दो बेसिकली चीजें आ चुकी, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। तो बेटा जो रिजल्टेंट y होगा वो yi प्लस वाई आर होगा, और अगर वाई आर इसका नेगेटिव होगा तभी तो 0 बन पाएगा, और मैं चाहता हूं वो 0 रहे 0 पे। तो बेटा वहां पर जो रिफ्लेक्टेड वाली होगी वो पलटी मार के आ रही होगी। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों, है ना। तो बेटा कोशिश करें इसको हजम करने की, है ना। आप चाहें तो 1 मिनट स्क्रीन पॉज करें, ध्यान से इसको सोचें। मैंने बस आपको ये बताया जो वेव ऐसे जा रही है यहां पे 0 रहना चाहिए, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी। वाई आई जितना इससे बन रहा होगा वो उतना ही नेगेटिव दे रहा होगा, है ना। तो यहां से मेरे को पता लग जा रहा है कि उल्टी होके ही आनी चाहिए एक पल्स, है ना। और अगर उल्टी होके आती है सेम साइज सेम शेप की तो एनर्जी कंजर्व होगी। तो सेम साइज सेम शेप के लिए सेम साइज क्यों बोल रहा हूं, एनर्जी कंजर्व हो, है ना। और नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, तभी y 0 होगा, तभी y 0 होगा। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। चलिए आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। आइए बच्चों अब देखते हैं फटाफट से कि ये मेरे पास एक सिचुएशन है, एक ट्रायंगुलर वेव पल्स दे रखी है। मैं जानता हूं ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती, कॉर्नर नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन बेटा अपने को क्वेश्चंस भी ज्यादातर ऐसे मिलेंगे कि मान लो ऐसी पल्स है, तो इसीलिए मैं ऐसा दे रहा हूं ताकि पेपर में भी कंफ्यूजन ना रहे। अब ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे जा रही, कह रहे हैं बताओ 1 सेकंड बाद शेप क्या होगी स्ट्रिंग की, 2 सेकंड बाद क्या होगी, 1.5 सेकंड्स बाद क्या होगी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ये 4 है, आधा आधा 2 2 है, तो ये 1 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ जाएगी तो अब ये 3 सेंटीमीटर हो गया बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए जो पलट के आई होगी, जो इधर गई है बेटा, एक्चुअली हमने क्या माना था, आप मान लीजिए इधर से घोस्ट पल्स आ गई, ठीक है। अब ये घोस्ट पल्स 1 सेंटीमीटर आगे आ जाएगी, अभी पीछे आने वाली है, अभी तो आई नहीं। तो बेटा यहां पर क्या आएगा, 0 और 2 मिलके क्या बनेगा 2, और यहां पे -1, यहां पे कुछ जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, यहां 0, तो 0 और 2 मिलके बनेगा 2। सॉरी ये चीज तो 1 थी, तो अगर ये 1 है
और बेटा यहां पर अभी 1 सेंटीमीटर ही आगे पहुंची है पल्स। बेटा मेरी बात सुनिए, जितना ये गया है उतना ही पलट के यहां पे वापस आ चुका है ना। तो बेटा अगर ये 0 पे खींचना चाह रहा है नीचे और ये 1 से ऊपर खींचना चाह रहा है तो फाइनली यहां तो रिजल्ट 1 ही आएगा, है ना। और यहां पर 0 आना चाहिए। तो बेटा दो स्ट्रेट लाइन का समेशन तो बनता है स्ट्रेट लाइन, ये बन गए। और ये पल्स अब कितने सेंटीमीटर की इस टाइम पे, इस कंडीशन में इसकी लेंथ कितनी है 3, क्योंकि बेटा 1 तो कम हो गई ना, ये वाला पार्ट बेसिकली 1 आ गया। और आप देखिए ध्यान से, ये पार्ट तो एज इट इज ये वाला पार्ट जो है इसमें कोई चेंज नहीं आया है प्यारे बच्चों। इसकी शेप भी वही है, साइज भी वही, इसमें जो एनर्जी थी वो वही की वही है। पर जो 2 सेंटीमीटर में था वो अब 1 सेंटीमीटर में है। तो लग तो रहा है कहीं एनर्जी गायब तो नहीं हो गई, एनर्जी गायब तो नहीं हो गई। पर ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये जरूर 1 सेंटीमीटर की हो चुकी पर स्लोप बढ़ चुकी है। और स्लोप ज्यादा होने से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्लोप ज्यादा होने से Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। तो स्लोप ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा हो सकती है, स्लोप ज्यादा है तो एनर्जी इसमें जो पहले 2 सेंटीमीटर में थी वो 1 सेंटीमीटर में आ सकती है। क्योंकि पहले का 1 सेंटीमीटर और अब के 1 सेंटीमीटर को देखें तो स्लोप ज्यादा है, इसमें एनर्जी ज्यादा, खिंचाव ज्यादा है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो ऐसा नहीं सोचेंगे एनर्जी कभी भी बेटा एनर्जी कंजर्व होगी। कोई कहता है कि पहले एनर्जी 4 जूल थी पार्टिकल्स के पास, अब कितनी होगी, 4 ही होगी। अच्छा ये हो गया 1 सेकंड पे। अगर मान लो कोई कहता है 2 सेकंड पे क्या होगा, 2 सेकंड पे भैया अब ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, ये चीज यहां पहुंच जाएगी। ये इंसिडेंट वाली तो ये आ गई। अब ये जो थी ये पलटी मार के आ चुकी होगी यहाँ पे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा। बस जो चीज पहले आई होगी वो आगे निकल गई, है ना। अब रिजल्टेंट इन दोनों का मिलके क्या बन जाएगा यहाँ पे, 0। अब तो रस्सी स्ट्रेट हो गई भैया। 2 सेकंड पे रस्सी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। आपसे ये भी पूछ सकते हैं बताओ कितने टाइम पे रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी। मतलब जितना, मतलब जो ये वाला पार्ट है बेटा, जब ये इधर चला गया, ध्यान से सोच के देखिए मेरी बात बेटा, पलटी मार के आनी है ना। आप मान लीजिए घोस्ट पल्स आ रही है बेटा, जब ये यहां था तो घोस्ट पल्स यहां थे, ये आधा आ गया है तो ये भी तो आधी आ गई बेटा। जब ये यहां पे था तो घोस्ट पल्स यहां पे थी, जब ये आधा आ गया तो घोस्ट पल्स भी तो आधी आ गया है, यहां पे आ गई। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। एनर्जी तब भी कम नहीं होगी बेटा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी देखो, ये वाली पल्स इधर आ रही है तो ये पार्टिकल को नीचे खींच रही, ये वाली पल्स इधर आ रही है, ये वाली पल्स इधर है, ये भी पार्टिकल्स को नीचे खींच रही। वेलोसिटी डबल हो गई है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी डबल हो गई है। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है। दिखने में लग रहा था कि एनर्जी गायब नहीं होगी भैया, ये मैं प्रूव करा चुका हूं, मैं दोबारा प्रूव नहीं कराऊंगा कि भैया एनर्जी वही की वही है। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, वेलोसिटी है, पल्स दोबारा जनरेट हो सकती है नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है भैया। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। काफी सिंपल सी बात थी, मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया हूं। अब ऐसे ही बेटा क्या हुआ कि एक बार फिर से पल्स मेरे को मिली, कहती मेरे को एक पल्स से मिलना है। अब बेचारी रस्सी पे अकेली जा रही है, अब हम क्या करें, कहते दीवार से आगे रस्सी नहीं बांधोगे। तो हमने फिर एक जुगाड़ किया। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों हमने क्या जुगाड़ किया इस बार। अब क्या जुगाड़ करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखो हमने क्या किया, आगे एक पोल ले लिया, है ना, रॉड ले ली मासलेस, फ्रिक्शनलेस, और उस पे एक मासलेस बीड टांग दी और उसी से बांध दी रस्सी। अब ये आ रही थी पल्स भैया, अब क्या होगा, आगे तो जा नहीं सकती। आगे क्यों नहीं जा सकती, आगे कुछ है ही नहीं भैया, कहां जाएगी एनर्जी। और एनर्जी तो भैया कंजर्व रहेगी, आगे तो एनर्जी हम दे ही नहीं सकते भैया। कुछ हो तो उसको एनर्जी देंगे ना, अगर कुछ होगा तो उसको एनर्जी देंगे। तो इसका मतलब आगे तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब एनर्जी रिफ्लेक्ट होके वापस ही आनी है ना, एनर्जी रिफ्लेक्ट होके वापस ही आनी है। और ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों, इस चीज को भी समझने के लिए, ध्यान से समझने के लिए, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं फटाफट से, है ना। एक बार स्लिंकी को फिर से देखते हैं, फ्री एंड को देखते हैं कि फ्री एंड मैं प्रैक्टिकली कैसे बनाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में बेटा ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं जो आपको समझ में तभी आ पाएगा जब मैं आपको ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। तो आइए बच्चों फटाफट से इसके लिए भी एक्टिविटी करते हैं। पहले देख लेते हैं कैसी पल्स आनी चाहिए और फिर उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दूसरा एंड है उसमें क्या है बेटा, एक थ्रेड अटैच्ड है, ब्लैक कलर का थ्रेड अटैच्ड है, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ है कि वो जो दूसरी तरफ जो थ्रेड है वो बहुत हल्का है, आप मान सकते हैं कुछ भी नहीं है, और इस तरफ प्लास्टिक का एक मेरे हाथ में स्प्रिंग है। अब मैं एक पल्स जनरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब ये जो पल्स है ये सेम डायरेक्शन में वापस आ रही है, ध्यान से देखिए, ये जो पल्स है सेम डायरेक्शन में आ रही है। ऐसा करो थोड़ा सा भैया, आप पीछे जाएंगे ताकि टेंशन पड़े इसमें। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पल्स है ये सेम डायरेक्शन में वापस आ रही है। थोड़ा फ्रिक्शन होने के कारण ये उतना एम्पलीट्यूड नहीं रह पा रहा है, एनर्जी का लॉस हो जा रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, आई होप कि ये सेम डायरेक्शन में वापस आ रही है। और जो फ्री एंड है वो ज्यादा उछल जा रहा है, बाकी जगह से फ्री एंड ज्यादा उछल रहा है।
बाकी जगह से फ्री एंड जो है वो ज्यादा उछल रहा है और जो वेव है वो सेम डायरेक्शन में वापस आ रही है। दो ही बातें बतानी है, जो वेव है वो सेम डायरेक्शन में वापस आ रही है और फ्री एंड जो है प्यारे बच्चों वो ज्यादा उछल जा रहा है, फ्री एंड जो है वो ज्यादा उछल जा रहा है। वो बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं। अब आइए देखिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद कहानी क्या है बेटा। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया अभी एक्टिविटी करके कि जो वेव पल्स आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन में आ रही है। आई होप कि मैं आपको दिखा पाया हूं। जो रिफ्लेक्टेड पल्स आ रही है वो सेम डायरेक्शन में वापस आ रही है, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत ही सिंपल था देखना स्लिंकी को, है ना, और बहुत खूबसूरत भी। तो प्यारे बच्चों वो सेम डायरेक्शन में क्यों आ रही है? देखो पहली बात, जब बेटा ये आगे बढ़ेगा ना तो ये रस्सी को उठाएगा। तो जब ये रस्सी को उठाना चाहेगा तो ये आगे वाली रस्सी के पास एनर्जी है, क्या वो आराम से उठाना चाहेगी? नो, रुकेगी ना। पर बेटा सोच के देखो, जब वही चीज यहां पे पहुंचेगी, जब वो रस्सी को उठाना चाहेगी पल्स, तो क्या आगे इनर्शिया है? कुछ भी। ये मासलेस बीड है, आगे कुछ भी है? आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर आगे रोकने वाला कुछ नहीं है तो क्या ये उतना ही उठेगा या उससे ज्यादा? ये उतना ही उठेगा या उससे ज्यादा? ये डेफिनेट है कि उससे ज्यादा उठेगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल डेफिनेट है, उससे ज्यादा उठेगा। क्यों उससे ज्यादा उठेगा? क्योंकि आगे कोई इनर्शिया नहीं है बेटा जो इसको रोके, तो ये ज्यादा उठेगा। तो इसका मतलब है ये बाकियों से ज्यादा उठना चाह रहा है, जो कि मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया है ना, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करी एनिमेशन में भी, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकली जो मैं स्लिंकी से करता हूं बेटा वो ना फ्रिक्शन वाला फ्लोर होता है, तो वो एग्जैक्ट वो चीज हो नहीं पाती क्योंकि एनर्जी लॉस भी हो रहा होता है ना। जबकि एयर में फ्रिक्शन कम होता है, मेरे को तो ग्राउंड पे रख के करना पड़ता है, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा आ जाता है, तो उसमें एनर्जी लॉस भी ठीक ठाक सा हो जाता है। इसलिए आपको एग्जैक्टली बड़ा वाला मतलब कितना बड़ा हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा तो बड़ा आपको फील होगा, लेकिन ऐसा नहीं फील होगा कि काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बच्चों देखो, बात सुनेंगे ध्यान से। बस मैं आपको अब ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये उछलना ज्यादा है, तो इससे भी ये समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो कि ये इतना पहुंचा होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव सेम डायरेक्शन में होगी, तभी तो वो ऐड होगा, तभी तो वो ज्यादा उछलेगा, तभी तो वो ज्यादा उछलेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का हो गया भैया, ज्यादा तो तभी उछलेगा, ज्यादा तो तभी उछलेगा जब रिफ्लेक्टेड वाली सेम डायरेक्शन में आएगी। और अगर फाइनली रिफ्लेक्टेड वाली सेम साइज की आ जाती है तो एनर्जी भी कंजर्व हो गई और y ज्यादा होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? y ज्यादा होना चाहिए x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0। ऐसा कब हो पाएगा? जब रिफ्लेक्टेड वाली सेम डायरेक्शन में है, जब रिफ्लेक्टेड वाली सेम डायरेक्शन में है ना। मतलब अगर वो पॉजिटिव पल्स थी तो पॉजिटिव पल्स ही वापस आएगी, नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही आएगी। हालांकि कुछ लोग इसको ऐसा भी कह देते हैं कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, है ना। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव पल्स पॉजिटिव वापस आएगी, नेगेटिव पल्स नेगेटिव ही वापस आएगी, पॉजिटिव पल्स पॉजिटिव वापस आएगी, नेगेटिव पल्स नेगेटिव वापस आएगी। फील कैसे कराया बेटा? मैंने आपको बोला बड़ी बननी चाहिए पल्स, तो बड़ी तभी होगी जैसे आधी पल्स ये, तो रिफ्लेक्टेड वाली भी आधी जो होगी वो सेम सेंस में सेम डायरेक्शन में होगी, तभी बड़ी पल्स बन सकती है। तो बेटा बड़ी पल्स तब बनेगी जब सेम डायरेक्शन में वापस आएगी, सेम सेंस में। ये मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ा जाएगा आगे, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अब ये तो हम सीख गए। अब बेटा ये तो समझ में आ गया कि सेम सेंस में। ऐसा करते हैं इस पे भी वही सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए फिर से वही क्वेश्चन आपके साथ, ये वही 4 सेंटीमीटर की पल्स और 1 सेंटीमीटर ये चीज है, ये 4 सेंटीमीटर है। बस 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पे फटाफट से शेप देख लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, ये एक ट्रायंगुलर पल्स है आपके सामने, इसको भी देख लेते हैं। ट्रायंगुलर पल्स है 4 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर ये चीज है, इसमें भी वो भी ये भी पल्स भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है। तो बस वही 1 सेकंड और 2 सेकंड पे फटाफट से बता दीजिए क्या शेप बन जाएगी। तो बेटा 1 सेकंड बाद मैं अब इसमें क्या कह सकता हूं, जब ये बेटा ये पल्स इधर जा रही तो घोस्ट पल्स जो है आप कह सकते हैं इधर से इधर आ रही है, तो घोस्ट पल्स पहले बना दीजिए। जगह कितनी है जो हमारे पास विजिबल होगी? इतनी, यहां तक, ठीक है भैया। ये रही घोस्ट पल्स। तो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर खिसक के आगे आ गया। और जो घोस्ट पल्स है प्यारे बच्चों वो भी 1 सेंटीमीटर इधर आगे आ जाएगी। तो बेसिकली हो क्या गया बेटा,
और जो घोस्ट पल्स है वो भी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई। अब इन दोनों का समेशन 0 + 1 तो 1 ही हो जाएगा, और हाफ प्लस हाफ ये चीज भी क्या हो जाएगी 1। तो बेटा यहां क्या बन जाएगी ये चीज। ध्यान से देखिए बेटा, समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल सिंपल बात बताना चाहता हूं आपको मैं कि भैया यहां पर ये जो चीज है ये ऐसे आई है ना, और जो रिफ्लेक्टेड वाली बेटा सेम सेंस में ही वापस आनी है, और बेटा जो इंसिडेंट वाली थी वो ये थी। अब इन दोनों का समेशन क्या बनेगा बेटा, हाफ प्लस हाफ बन जाएगा 1, क्योंकि ये भी हाफ वाला पोर्शन आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि बेटा 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 1 सेंटीमीटर में आधा सेंटीमीटर, तो हाफ प्लस हाफ 1 बन जाएगा, और यहाँ पर 0 + 1 1, तो बन गई ये शेप। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, ठीक है। और इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है आइए वो भी देखते हैं। इसके बाद एक, अगर मान लो कोई कहते 2 सेकंड बाद, जस्ट एक और बस लास्ट केस है ना, तो 2 सेकंड में क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगी, तो ये चीज यहां पे आ जाएगी, और जो उधर वाली चीज थी जो घोस्ट पल्स थी वो भी 2 सेंटीमीटर इधर आ जाएगी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाह रहा था, अब 2 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जो स्लोप है बेटा वो डबल हो जाएगी, स्लोप जो है वो डबल हो जाएगी। आपको पल्स लेंथ कम दिख सकती है पर स्लोप ज्यादा हो गई, इसलिए एनर्जी ज्यादा भी हो जाएगी, है ना। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। ये बेटा जो आधी पल्स थी और आधी एक रिफ्लेक्टेड वाली, मान लो इतने पोर्शन के पास, इस पोर्शन के पास आधी काइनेटिक एनर्जी ई है, पोटेंशियल एनर्जी बी, ई और ई। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब स्लोप हो गई डबल, स्लोप डबल तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, पर काइनेटिक एनर्जी एक इधर जाना चाह रहा है तो वो नीचे खींचेगा, और एक पल्स ऊपर उधर जाना चाह रही है तो बेटा वो रस्सी को ऊपर खींचेगी, तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 4 ही हो गई। और पहले भी क्या थी प्यारे बच्चों, इतने पोर्शन को देखिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी ई, पोटेंशियल एनर्जी आधे पार्ट की, इधर वाले की भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर, सुपर पोजिशन हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0। क्यों, क्योंकि बेटा सोचो जब ये वाली चीज आगे जाएगी तो ये पार्टिकल को नीचे खींचेगी, और जब ये वाली चीज एक इधर जाने वाला है तो वो पार्टिकल को ऊपर खींचना चाहता है, तो वेलोसिटी कटने वाली है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 4e हो जाएगी, क्योंकि बेटा स्लोप डबल हो गई, क्योंकि स्लोप डबल हो गई, एनर्जी कंजर्व है। हालांकि बेटा मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, डिफिकल्ट लग रहा हो तो बस शेप निकालना सीख लीजिए। शेप कैसे निकालना है मैं एक बार फिर बता देता हूं, 2 सेकेंड्स पे मान लो अगर शेप बतानी है तो कैसे बताई जाएगी, ये समझते हैं दोबारा से। सबसे पहली बात, ये अभी कंडीशन थी, अब 2 सेकंड पे क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगी, जो घोस्ट पल्स थी वो इधर थी, वो भी 2 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगी, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 1 + 1 का 2, 0 + 0 तो 0। तो ये शेप हो जाएगी कब, ये शेप हो जाएगी उस कंडीशन में जब ये 2 सेकंड बाद की कंडीशन है, ये 2 सेकंड बाद की कंडीशन। आई होप मैं आपको शेप निकालनी जरूर सिखा पाया हूं बच्चों। बेटा देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें मैंने एक पार्ट आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं किया था, वो भी क्लियर कर देता हूं कि इसमें जब मेरे को कह रखा है ये चीज 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 1 सेकंड बाद क्या हुआ था, ये पल्स 1 सेंटीमीटर इधर आई थी, थोड़ा इधर बना देता हूं चलेगा, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इधर आ जाएगी, तो ये कंडीशन यहां पे ये हो जाएगी। लेकिन इधर वाली जो पल्स थी बेटा वो तो घोस्ट पल्स इधर से चलेगी, वो 1 सेंटीमीटर अंदर घुस जाएगी, है ना, 1 सेकंड में, तो वो कंडीशन ये आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा देखो बात सुनो, 0 + 2 तो हो जाएगा 2। अब बेटा यहां पे हाफ, सॉरी 0 + 1 है सर, ये 1 है, 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, और ये हाफ प्लस हाफ तो ये भी 1 हो जाएगा। बेसिकली घटता जा रहा दूसरा बढ़ता जा रहा, तो सम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितनी तेजी से घट रहा है उतनी तेजी से बढ़ रहा है। बेटा वही तो चीज है, इधर जाते जो बढ़ती हुई दिख रही, इधर आते वही तो घटती हुई है, तो इसी को तो पलटा के लगाया है, वही तो उसकी मिरर इमेज पल्स है, जो घोस्ट पल्स अंदर आ रही है आप कह सकते हैं, है ना। ये घोस्ट पल्स एक कॉन्सेप्ट है कि आप मान सकते हैं वैसी ही एक पल्स आ रही है ना, क्योंकि कंडीशन तो वही, आनी तो वही सेम डायरेक्शन में। तो बेटा ये बन गया। अब लग तो रहा है कि यार यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और ऐसा भी लग सकता है कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 बेटा, लेकिन ना है नहीं बेटा। देखो ये जो पल्स जो इधर जा रही है वो पार्टिकल्स को ऊपर को खींचेगी, और जो इधर आ रही है वो भी पार्टिकल्स को ऊपर को, तो यहां पर वेलोसिटी डबल हुई है। ऐसा मत सोचिएगा कि एनर्जी गायब हो गई, एनर्जी गायब नहीं। मैं आपको बेटा बार बार कह रहा हूं, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक्चुअली क्लास में पढ़ाया था तो मतलब बच्चे ने उस टाइम पूछा था कि सर यहां एनर्जी कंजर्व्ड होती कैसे दिख सकती है,
तो जस्ट आपको इसलिए बता दिया है ना। वैसे बहुत ही सिंपल है। आप कभी भी मतलब कोई भी कंडीशन, हमेशा एक बात याद रखिए, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए, बड़ी हो गई अब शेप की बातें, कैसी शेप बनेगी। अब सवाल उठता है कि अगर कोई पूछ ले रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, कैसे लिखेंगे रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज करिए कि x इक्वल टू 0 पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है? x इक्वल टू 0 पे। और पहला केस ले लेते हैं जब रिजिड बाउंड्री है। ठीक है, अब बेटा अगर इधर से पल्स आ रही है ना, वैसे वेव ट्रेन आ रही, जस्ट मैं ना मतलब मैं समझाने के लिए वेव पल्स बोल दे रहा हूं, है ना। है वेव ट्रेन, मान लो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो लेट से जो भी आपका मन हो लिखने का, एम्पलीट्यूड a मान लेते हैं, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो इसलिए के एक्स प्लस ओमेगा टी टाइप का लिखना होगा मेरे को। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी बेटा? दो तरीके हैं मेरे पास यही बात समझाने के लिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या इक्वेशन को पता है कि नेगेटिव एक्स में रस्सी नहीं है? नहीं पता। क्या नेगेटिव एक्स में वो आंसर नहीं देगी? बिल्कुल देगी बेटा। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये पल्स इधर भी जाएगी, या जो भी वेव ट्रेन है वो वेव ट्रेन नेगेटिव में भी जाएगी। इक्वेशन को नहीं पता सिचुएशन क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। कंडीशन क्या हो रही है? एक्चुअली ये पल्स जो आगे जानी है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो आगे ना जाके वो वापस इधर आ जाएगी, बल्कि वो भी नीचे। वो आगे ना जाके वो वापस नेगेटिव एक्स में ना जाके, बल्कि वो रिफ्लेक्ट होकर पॉजिटिव एक्स में आ जाएगी, और वो भी नीचे। तो बेटा मैं बस आपसे ये कह सकता हूं, रिफ्लेक्टेड में एक्स पे टी पे वही होगा जो इंसिडेंट पे माइनस एक्स पे। बेटा जो इंसिडेंट वाला माइनस एक्स पे आंसर दे रहा है ना, वो माइनस एक्स पे नहीं हो रहा होगा, वही रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा एक्स पे टी पे, बल्कि वो नहीं, उसका भी नेगेटिव। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इंसिडेंट वेव नेगेटिव एक्स का आंसर दे रही, मतलब उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव एक्स पे वो वेव पल्स पहुंची होगी, वो वेव ट्रेन नेगेटिव एक्स पे, डिस्टर्बेंस नेगेटिव एक्स पे पहुंच रहा है। पर क्या नेगेटिव एक्स पे पहुंचेगा या रिफ्लेक्ट होकर पॉजिटिव एक्स में आ जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर वापस पॉजिटिव एक्स में आ जाएगा प्यारे बच्चों। और वो भी पॉजिटिव एक्स में, मैं ये कह सकता हूं टी पे वही हो रहा होगा, एक्स पे टी पे वही हो रहा होगा रिफ्लेक्टेड में, जो इंसिडेंट पे माइनस एक्स पे हो रहा होगा टी पे, बल्कि उसका भी नेगेटिव, क्योंकि पलटी मार के आएगा, y की वैल्यू भी पलट जाती है बेटा। जो ऐसे पल्स जाती है वो वापस इस तरीके से आती है। आई होप मैं आपको समझा पाया। मैंने आपको बोला भी घोस्ट पल्स आप मान लीजिए यहां से आ रही है, ये बता भी क्या रहा है? यही तो पल्स इधर निकला नहीं बेसिकली, ये यही तो बता रहा है जो यहां पे माइनस एक्स पे है रिफ्लेक्टेड में, यही तो पल्स आ गया। नहीं, जो रिफ्लेक्टेड माइनस एक्स पे, वही इंसिडेंट में प्लस एक्स पे है, बल्कि उसका भी अपोजिट। आप बहुत ध्यान से देखिए मेरी बात को, मैं आपको, मेरे को लग रहा है समझा पाया हूं। तो बेटा रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्स के बदले पहले वाई आई माइनस एक्स टी चाहिए, ये वाई आई एक्स टी है। ये नहीं भी लिखे तो भी एक ऑब्वियस होता है कि वाई आई एक्स टी है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं बच्चों, है ना। और अगर इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो एक बार मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन को रिवाइज कराता हूं और फिर इस टॉपिक को दोबारा बताता हूं। पहले एक बार जस्ट कंप्लीट कर लेता हूं और फिर इक्वेशन रिवाइज करा के दोबारा मैं इस पे आता हूं। वाई आर एक्स टी हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाई आर एक्स टी तो ये रहा, मेरे को चाहिए वाई, हाँ सॉरी, वाई आर एक्स टी चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए? वाई आर एक्स टी इज नेगेटिव ऑफ वाई आई माइनस एक्स टी। वाई आई एक्स टी अगर ये है तो वाई आई माइनस एक्स टी क्या होगा? ए साइन माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये हो गया वाई आई माइनस एक्स टी, क्योंकि वाई आई एक्स टी ये था, उसका भी नेगेटिव। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ऐसा करते हैं बेटा, एक बार फील करने की कोशिश करो। मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूं कि ये पल्स आ रही है तो बेटा घोस्ट पल्स तो इधर बना देते नेगेटिव में, यही तो मैं कह रहा हूं आगे निकल आएगी, जैसे जैसे जाती जाएगी वैसे वैसे ये निकलती जाएगी। तो बेटा मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं रिफ्लेक्टेड में एक्स पे टी पे वही होगा। बेटा देखो ये रिफ्लेक्टेड वाली है, बेसिकली यही आने है। तो बेटा जो इसके अपोजिट में अगर ये कोई भी एक्स है तो ये माइनस एक्स यहां पे आ गया। इंसिडेंट में जो चीज हो रही है रिफ्लेक्टेड में भी उतना ही वाई आ रहा है, बस नेगेटिव आ रहा है उसका। तो मैं ये कह रहा हूं वाई आई माइनस एक्स टी। बेटा एक्चुअली तो नेगेटिव में तो कोई पल्स है ही नहीं, नेगेटिव में कुछ नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं इंसिडेंट वाला आप जैसे फील करना चाहो आप ऐसे सोच लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं देखो रिफ्लेक्टेड वाली यही बाहर निकल के आनी है, घोस्ट पल्स आपने अज्यूम कर ली है।
रिफ्लेक्टेड वाली ये वाली ही बाहर आनी है, तो रिफ्लेक्टेड वाली में माइनस एक्स पे वही हो रहा है जो इंसिडेंट वाली में प्लस एक्स पे हो रहा है, और उसका अपोजिट है ना, मतलब इसी चीज का अपोजिट हो रहा है बस। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं वाई आर एक्स टी इज वाई आई माइनस एक्स टी। अच्छा एक्सप्लेनेशन वैसे ये होगा, इंसिडेंट वेव को आगे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तो वो जो माइनस एक्स पे आंसर देगा उसके अकॉर्डिंग तो माइनस एक्स पे ये पल्स पहुंचेगी, पर क्या वो वहां पहुंचेगी या रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, और वो भी पलटी मार के। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं रिफ्लेक्टेड में एक्स पे टी पे वही होगा जो इंसिडेंट पे होगा माइनस एक्स पे कॉमा टी पे, है ना। जो इंसिडेंट पे बेटा माइनस एक्स पे टी पे हो रहा है वही चीज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड में होने लग जाएगी एक्स पे टी पे, बस उसका उल्टा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। ये बेटा एक चीज है। ऐसा करते हैं एक बार फटाफट से ना इक्वेशन रिवाइज कर लेते हैं, और फिर मैं इस चीज को और कायदे से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास तरीका एक और भी है, दो तरीके होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के, दोनों के दोनों मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको 100% क्लियर कर लूंगा। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन रिवाइज करेंगे। वेव्स बेटा क्या चीज है, जो चीज यहां हो रही है वही चीज कहीं और पे होगी, फिर और आगे होगी, पर कुछ टाइम बाद, है ना। बेटा जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वेव थी वो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी और वो इंडिया तक पहुंची थी, है ना। मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, है ना। जो न्यूटन की टीचिंग आ रही है, जो न्यूटन लॉज की टीचिंग आ रही है, न्यूटन ने आके नहीं पढ़ाया आपको, आपको मैंने पढ़ाया। हुआ क्या, न्यूटन के मन में एक थॉट आई, न्यूटन के मन में एक थॉट डेवलप हुई, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, उसने मेरे को बताया और मैंने आपको बताया, वही टीचिंग आगे कम्युनिकेट हो रही है। स्टैंडिंग एक डिस्टर्बेंस था, याद है ना, मैंने आपको बताया कि मैजिक किया तो क्या हुआ, अचानक से फूल निकल के आया, तो जो आगे वाले फूल थे वो उठ के देखने लगे कि भैया क्या निकल के आया, फूल आया, है ना। और जब वो आगे वाले उठे थे तो पीछे वालों के लिए क्लास में क्या होता, पीछे वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गया था, तो पीछे वाले खड़े होकर देखने लगे भैया क्या चीज है। फिर जब वो खड़े हो तो उनके पीछे वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गया, इसलिए वो खड़े हुए, फिर उनके पीछे वाले खड़े हुए। तो स्टैंडिंग एक डिस्टर्बेंस है, जो यहां हुई वही पीछे जाके हो रही है। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स, है ना। वही डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, सेम जो चीज यहीं हुई वही चीज आगे होगी, पर कुछ देर बाद मैंने स्ट्रिंग हाथ में ली, मैंने झटकी, तो बेटा क्या होगा, एक पल्स चल पड़ती है, एक पल्स चल पड़ती है ना। इस तरीके से रस्सी उठती चली जाती है, जो यहां उठी उसी तरीके से यहां, उसी तरीके से यहां, उसी तरीके से आगे रस्सी उठती चली जाती है, विच इज नोन एज वेव, विच इज नोन एज वेव, है ना। जो जैसे रस्सी यहां पे उठ के ऊपर से नीचे गई, वैसे यहां पे भी उठ के ऊपर से नीचे, वैसे यहां पे भी उठ के ऊपर से नीचे जाएगी, वही चीज हो रही है, पर कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चादर के अंदर चूहा चलता हुआ जा रहा है, चादर के अंदर चूहा चलता हुआ जा रहा है, तो बेटा क्या होगा, ये चादर उठेगी और फिर नीचे, यहां से भी उठेगी और फिर नीचे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जो चीज एक जगह पे हो रही है ना, पत्थर को पानी में ड्रॉप करिए तो क्या होगा, वो पहले क्या होता है, पानी का एक सर्कुलर पैटर्न बनता है, आगे जाता जाता है। एक पत्ते को देखेंगे ना, उसमें पड़ा हुआ, वो ऊपर होगा और नीचे होगा, तो बेसिकली एक पत्ता ऊपर नीचे हुआ, आगे देखेंगे एक और पत्ता ऊपर नीचे, मतलब आप वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे खाली ऊपर नीचे हो रहे हैं, वही चीज आगे हो रही है, पर कुछ देर बाद। दिस इज वेव। अब बेटा इक्वेशन पे कैसे पहुंचा, इसके मीनिंग के बाद में इक्वेशन पे पहुंचा था, कैसे, तो बेटा मैंने आपको बताया था, या तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो तब मैंने इक्वेशन के बारे में चर्चा करी, या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हो तो मैंने चर्चा करी, है ना। मैंने कहा कि y0t आपको गिवन होगा, है ना, y0t आपको गिवन होगा, है ना। जैसे कुछ भी ft, इट में भी a sin ओमेगा t, कुछ भी फंक्शन ऑफ टाइम हो, है ना, और आपसे पूछी जाएगी इक्वेशन ऑफ वेव, मतलब x पे t टाइम पे क्या हो रहा है, तो बेटा x पे t टाइम पे क्या होगा, बेटा जो 0 पे t टाइम पे हो रहा है ना, वही थोड़ी देर बाद x पे होने लग जाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर x पे t टाइम पे क्या होगा इसकी बात करनी होगी, 0 पे जो अभी हुआ है t टाइम पे, वो x में बाद में होगा t प्लस समथिंग टाइम पे, पर मेरे को ये नहीं बताना x पे t प्लस समथिंग टाइम पे क्या होगा, मेरे को बताना है x पे t टाइम पे क्या होगा। तो x पे t टाइम पे वही होगा जो 0 पे t माइनस समथिंग टाइम पे होगा, जो 0 पे t माइनस समथिंग टाइम पे होगा, और वो समथिंग टाइम क्या है बेटा, x ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वेव को, दैट इज x बाय v,
दैट इज x बाय वी। जो x ट्रेवल करने में वेव को टाइम लगेगा दैट इज x बाय वी। यहां से यहां पर वेव को पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज x बाय वी। तो yxt इज y0t माइनस x बाय वी। x पे t पे वही होगा, x पे t पे वही होगा जो 0 पे t माइनस x बाय वी पे होगा। बेटा वेव मेरे पास पहले आ रही है, पहले जो चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वही बाद में आप एक्सपीरियंस करोगे। मेरे को पहले सैलरी मिलेगी, आप पे टी टाइम पे क्या होगा जो मेरे साथ टी माइनस समथिंग टाइम पे हुआ है ना। आपको पेपर देते हुए जेई एडवांस का कैसा फील होगा जो मेरे को आज से 18 साल पहले फील हुआ था, है ना। तो आपको मेरी लाइफ रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जो एक्स पे टी टाइम पे होगा, वेव इधर से इधर आ रही है, वो 0 पे पहले हो चुका। और कितनी देर पहले? x बाय वी टाइम पहले, कुछ टी नॉट टाइम पहले। और टी नॉट क्या है प्यारे बच्चों? x बाय वी। तो जो यहाँ पे t पे होगा वही यहाँ पे t माइनस टी नॉट पे होगा। टी नॉट वो टाइम है जो x ट्रेवल करने में वेव को लगेगा, है ना। ये मैंने आपको बताया था। और दूसरा मैंने आपको बताया, अगर वेव नेगेटिव में जा रही हो, ये मार्कर थोड़ा सा बेचारा कमजोर है, ये अगर वेव है नेगेटिव में जा रही हो, अगर वेव प्यारे बच्चों नेगेटिव में जाएगी, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर वेव इधर से इधर आ रही है v रफ्तार से, तो बेटा अगर मेरे को y0t पता है, फिर से मेरे को इक्वेशन ऑफ वेव बतानी है दैट इज yxt। अगर y0t पता है प्यारे बच्चों, मेरे को इक्वेशन बतानी है yxt। yxt को इन जनरल हम y से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा अगर y0t ft है, तो जो यहां पे t पे होगा, अब वही चीज यहां पे बाद में होगी। तो x पे t पे जो होगा वो 0 पे t प्लस टी नॉट टाइम पे होगा। बेटा यहां पे पहले चादर का ऊपर जाएगा पार्टिकल, फिर नीचे आएगा, और यहां पे बाद में ऐसा होगा। तो मैं बस बेटा प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूं, x पे जो t टाइम पे होगा वो 0 पे t प्लस एक्स बाय वी टाइम पे होगा। जो चीज x पे t टाइम पे होगी प्यारे बच्चों वो 0 पे t प्लस टी नॉट टाइम पे होगी, वो कुछ बाद में होगी, वो कुछ बाद में होगी, है ना, क्योंकि यहां से यहां पर पहुंचने में डिस्टर्बेंस को टाइम लगेगा। तो yxt इज y0t प्लस एक्स बाय वी। तो yxt को हम इन जनरल y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, y0t अगर ft है तो y0t प्लस एक्स बाय वी क्या हो जाएगा, f ऑफ t प्लस एक्स बाय वी, f ऑफ t प्लस एक्स बाय वी। आई होप बच्चों मैं आपको रिवाइज करा पाया हूं इक्वेशन। अब आइए देखते हैं बेटा, मैं अब वही चीज आपको एक और तरीके से क्लियर कर देता हूं। अगर कोई दिक्कत रहेगी, है ना, तो मतलब पहले वाले मेथड में तो आपके पास दो मेथड हो जाएंगे। बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, yIxt अगर ये है, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन चाहिए, मुद्दा यही था। इक्वेशन क्यों रिवाइज करिए भी बता देता हूं। yi 0t क्या होगा, a sin ओमेगा टी, करेक्ट है, करेक्ट है। अब रिफ्लेक्टेड वेव पे 0 पे t पे क्या होगा बेटा, टोटल मेरे को मिलना चाहिए 0, तो वहां क्या होगा माइनस a sin ओमेगा टी, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब रिफ्लेक्टेड पे x पे t पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वाली किधर जाएगी, पॉजिटिव x में जाएगी। जब पॉजिटिव x में जाएगी तो बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं, x पे t पे वही होगा, अभी तो बताया बेटा मैंने आपको, इसीलिए रिवाइज करा, x पे t पे वही होगा। बेटा 0 पे t पे क्या हो रहा है पता है, तो x पे t पे वही होगा जो 0 पे t माइनस एक्स बाय वी पे हो रहा है, जो 0 पे t माइनस एक्स बाय वी पे हो रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। लेकिन इसमें क्या दो स्टेप्स करने पड़ेंगे, पहले आपको इंसिडेंट वेव निकालनी पड़ेगी, इंसिडेंट ऑसिलेशन 0, t पे क्या हो रहा है ये निकाल लिया, फिर आपने रिफ्लेक्टेड वाले के लिए निकाली, रिफ्लेक्टेड पे 0 पे t टाइम पे क्या हो रहा है उसी का नेगेटिव, ताकि टोटल 0 बने। अब रिफ्लेक्टेड पे x पे t पे क्या होगा, x पे t पे वही होगा बेटा जो 0 पे कुछ देर पहले हुआ है, कितनी देर पहले, x बाय वी टाइम पहले, क्योंकि यहां से यहां डिस्टर्बेंस को आने में टाइम लगेगा x बाय वी। तो जो यहां t पे होगा बेटा वही यहां पे पहले हुआ होगा, क्योंकि यहां से यहां पे आ रही है पल्स, तो y0t माइनस एक्स बाय वी। बस अब करना क्या, अगर yr0t ये है तो yr बेटा, अगर y0t अगर मेरे को पता है ft, तो y0t माइनस एक्स बाय वी क्या होगा, f ऑफ t माइनस एक्स बाय वी, माइनस a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय वी। अब बेटा सोच के देख लीजिए क्या बन गया आपके सामने, माइनस a साइन ओमेगा t, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई f x और v हो जाएगा f लैम्डा, f गया 2 पाई बाय लैम्डा, क्या हो जाएगा k। वाह वही चीज आ गई, x के बदले माइनस एक्स पुट किया, ध्यान से देखिए x के बदले माइनस एक्स पुट किया, 2 पाई बाय लैम्डा तो k हो गया,
तो फाइनली इक्वेशन जो बन के आ गई वाई आर, वो बन के आ गई -a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जैसे ऐसा लग रहा है x के बदले -x पुट किए और साथ में नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए। बेटा अगर मैथमेटिकली सोचो, जो अगर x के बदले -x पुट करो तो पता क्या होता है, ग्राफ y एक्सिस के बोर्ड पलट जाता है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे नीचे आ जाता है। यही तो बेटा हम चाहते हैं कि नेगेटिव x पे कुछ नहीं हो रहा होगा, वही नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में लेके आना है। x के बदले -x पुट करेंगे और साथ में एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलटी भी मार जाएगा x एक्सिस के अबाउट। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे सोच लीजिए, है ना। कल हम इसी बात से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, इसी को ही आगे बढ़ाएंगे। आई होप बच्चों वैसे मैं आपको समझा पाया, कोई खास मुश्किल बात नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। बस आज जो मैंने आपको सिखाया वो क्या क्या है। सबसे पहली बात बेटा मैंने आपको बताई कि सुपर पोजिशन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हर एक एलिमेंट की बराबर होनी जरूरी नहीं है, करेक्ट। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको आज क्या बताया कि जो रिजिड बाउंड्री है उससे जो पल्स आएगी वो अपोजिट आएगी डायरेक्शन में, और फ्री बाउंड्री में जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर आएगी। रिफ्लेक्टेड वाले की इक्वेशन क्या होगी रिजिड बाउंड्री के लिए, तो मैंने आपको सिखा दी है। दो तरीके बताए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड में x पे t क्या, रिफ्लेक्टेड में x पे t पे क्या होगा, जो इंसिडेंट पे -x पे होगा t पे, और उसका भी नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट -x पे आंसर दे रहा है, पर -x पे पहुंचेगी थोड़ी ना, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी, बल्कि उसका भी नेगेटिव। तो बेटा ये या तो ऐसे सोच लीजिए, या आप ऐसा कह सकते हैं x के बदले -x पुट करेंगे तो ग्राफ y एक्सिस के बोर्ड पलट जाता है, इधर आ जाता है ना। और नेगेटिव लगाने से क्या होता है, मतलब जो पॉजिटिव क्वांटिटी थी वो नीचे हो जाएगी। तो बेटा ये बन जाएगी रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड बताने के लिए करना क्या पड़ेगा, जो भी आपको वेव इक्वेशन दी उसमें x के बदले -x पुट करिए और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बेटा फाइनल जिस्ट है जो मैंने आज आपको सिखाई है। बाकी कल फिर से मुलाकात होती है, इसी टॉपिक को आगे खींचेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स भी कल पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। अच्छे से नोट्स रिवाइज करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, कल इसको क्लैरिटी और देते हैं, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। मैं ये चीज अच्छे से जानता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और थोड़ा सा एंडिंग में स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको ये जो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव लिखने में। तो ऐसा करेंगे, कल इसी टॉपिक के साथ दोबारा से स्टार्ट करेंगे वेव्स के लेक्चर नंबर 9 में।